हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में, और आज का अध्ययन का जो विषय है राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लागू किए जाते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, महाभियोग से मूल आशय क्या है। तो हम लोग इस बात का अध्ययन करेंगे कि महाभियोग क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है और उसका प्रभाव राष्ट्रपति के ऊपर क्या पड़ता है। तो इस क्लास में आज समझने का हमारा जो मूल विषय है वो महाभियोग है, जिसे आप इम्पीचमेंट कहते हैं। तो समझेंगे कि इम्पीचमेंट क्या है, महाभियोग क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है और इसका इफेक्ट क्या होता है राष्ट्रपति के ऊपर। तो इन तमाम पहलुओं के बारे में आज हम सब यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 61 में एक प्रावधान किया गया है, महाभियोग का प्रावधान किया गया है। और प्रावधान क्या है, तो अनुच्छेद 61 में स्पष्ट किया गया है कि यदि राष्ट्रपति ने कोई असंवैधानिक कृत्य को संपन्न किया हो, कोई ऐसा कार्य संपन्न किया हो जो संविधान की व्यवस्था से असंगत हो, संविधान के प्रावधानों के अनुकूल न हो, संविधान पर वह आघात लगाने से संबंधित हो, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो यदि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया हो तो इस आधार पर राष्ट्रपति को असमय पद विमुक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से महाभियोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किया गया है। अब यहां देखिए, जो आर्टिकल 61 है, आर्टिकल 61 का मुख्य आशय ही यही है कि राष्ट्रपति चूंकि संविधान के संरक्षण के दायित्वों से भी युक्त होता है, और यदि राष्ट्रपति ने ही संविधान की व्यवस्था का पालन नहीं किया हो, संविधान के विपरीत जाकर कोई कार्य संपन्न किया हो, तो निश्चित रूप से इस व्यवस्था के तहत भारत के राष्ट्रपति को अपने पद पर बने रहने का हक नहीं होता। कहने का आशय कि यदि संविधान की व्यवस्था का उल्लंघन स्वयं राष्ट्रपति ने किया हो तो राष्ट्रपति को इस पद पर बनाए रखना अनुचित होगा। इस पद पर राष्ट्रपति को बनाए रखना यह संविधान के लिए अनुकूल नहीं होगा। इसलिए उसे असमय पद विमुक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से ही अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग संबंधी प्रावधान का निर्धारण संविधान के अंतर्गत किया गया है। अब यहां देखना होगा, शर्त है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग कब लागू होगा। तो शर्त है कि महाभियोग, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रयोग केवल तब किया जाएगा जब राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया हो, राष्ट्रपति ने संविधान की भावना के विपरीत कोई कार्य किया हो, राष्ट्रपति ने संविधान की मर्यादा का पालन नहीं किया हो, संविधान का उल्लंघन किया हो। तो ये तमाम ऐसी स्थितियां होती है। कुल मिलाकर अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क किया हो, कोई ऐसा कार्य जो संविधान के विपरीत हो, तो ये तमाम ऐसी स्थिति होती है जो महाभियोग का कारण बन सकता है। तो इस संदर्भ में राष्ट्रपति के ऊपर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लागू किया जा सकता है। अब हम महाभियोग की संपूर्ण प्रक्रिया को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले समझेंगे कि महाभियोग संबंधी प्रस्ताव कैसे तैयार किए जाते हैं, संसद के किस सदन में सर्वप्रथम इसका प्रस्तुतिकरण हो सकता है, और इसके अतिरिक्त संसद के अंदर की प्रक्रिया क्या होगी। तो देखिए, यदि राष्ट्रपति ने किसी असंवैधानिक कृत्य को संपन्न किया है तो उसे असमय पद विमुक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से महाभियोग संबंधी प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।
ऐसा प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों सदनों में से किसी में भी सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी महाभियोग संबंधी जो प्रस्ताव है उसे संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जा सकता है। जिस भी सदन में महाभियोग प्रस्ताव को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाना है, कहने का हमारा आशय है कि यदि महाभियोग प्रस्ताव को लोकसभा में पहले प्रस्तुत किया जाना है तो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/4 कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से महाभियोग संबंधी प्रस्ताव को तैयार किया जाएगा। और यदि महाभियोग प्रस्ताव को सर्वप्रथम राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाना है तो राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से महाभियोग प्रस्ताव को तैयार किया जाएगा। इस संकल्प को तैयार किया जाएगा। अब चाहे लोकसभा में प्रस्ताव को सर्वप्रथम लाया जा रहा हो, महाभियोग प्रस्ताव को लाया जा रहा हो, या राज्यसभा में सर्वप्रथम इसका प्रस्तुतिकरण होने जा रहा हो, यह निर्धारित किया गया है कि संसद के किसी भी सदन में महाभियोग प्रस्ताव को प्रारंभ करने से पूर्व, महाभियोग प्रस्ताव को संसद के पटल पर प्रस्तुत करने से कम 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना अनिवार्य होगा। यानी यदि राज्यसभा ने या लोकसभा ने महाभियोग संबंधी प्रस्ताव को तैयार किया हो, उसे संसद के पटल पर प्रस्तुत किया जाना है, तो ऐसे प्रस्ताव को संसद के पटल पर प्रस्तुत किए जाने से कम 14 दिन पूर्व इस संदर्भ में राष्ट्रपति को संसूचित करना होगा। राष्ट्रपति को यह बताना होगा, उसे इस बात की सूचना देने की आवश्यकता होती है कि आपके विरुद्ध महाभियोग संबंधी प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो चाहे राज्यसभा में प्रस्तुतिकरण हो रहा हो सर्वप्रथम या लोकसभा में सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण हो रहा हो, 14 दिन पहले इस संबंध में राष्ट्रपति के पास सूचना देने की आवश्यकता होती है। अब जिस भी सदन में महाभियोग संबंधी प्रस्ताव को प्रथमतः प्रस्तुत किया गया है, सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया है, उस प्रस्ताव पर चर्चा होगी और चर्चा के उपरांत वोटिंग का आयोजन किया जाएगा। यदि जिस सदन में महाभियोग प्रस्ताव को पहली बार लाया, यानी प्रथम सदन है वो, यदि वह सदन अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से महाभियोग संबंधी प्रस्ताव को पारित कर दिया हो, तब यह प्रस्ताव दूसरे सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। इस दौरान दूसरा वाला सदन पहले वाले सदन के द्वारा पारित किए गए महाभियोग संबंधी प्रस्ताव की जांच करेगा और जांच के उपरांत यदि उसे लगता है कि हां बिल्कुल जो आरोप राष्ट्रपति के ऊपर लागू किए गए हैं, लगाए गए हैं, वह सही है, तब दूसरे वाले सदन में इस पर विचार किया जाएगा। यहां पर ध्यान रखना होगा, जिस समय दूसरा वाला सदन पहले वाले सदन के द्वारा पारित किए गए महाभियोग प्रस्ताव की जांच किया जा रहा होता है, उस दौरान राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित होकर या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से और विशेषकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है। यहां थोड़ा समझिएगा, सपोज दैट प्रस्ताव को सर्वप्रथम लोकसभा में लाया गया, तो लोकसभा में जब महाभियोग संबंधी प्रस्ताव पर वोटिंग होगी, यह ऐसा प्रस्ताव लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 के बहुमत से पारित करना आवश्यक होगा। यानी यह नहीं देखा जाएगा कितने सदस्य वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आमतौर पर 2/3 का मतलब यह मान लिया जाता है कि जितने सदस्य
सदन में उपस्थित हैं और वोटिंग में सम्मिलित हो रहे हैं उसका 2/3। लेकिन जब हम महाभियोग प्रस्ताव की बात करते हैं, यहां पर 2/3 की जो गणना है इस रूप में की जाएगी कि सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 2/3 होना चाहिए। यदि लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या 543 है। हो सकता है कि 543 सदस्यों में से केवल 500 ही उपस्थित हो जब महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा हो रही हो सकता है कि 450 या 400 सदस्य उपस्थित हो, बाकी ने वॉकआउट कर दिया हो या अनुपस्थित हो। तो यहां पर जितनी सदस्यों की संख्या उपस्थित है उसके आधार पर 2/3 की गणना नहीं की जाएगी, बल्कि गणना का आधार क्या होगा? सदस्यों की कुल संख्या, यानी जो 543 सदस्यों की कुल संख्या है लोकसभा में उसका 2/3, उसके 2/3। इस आधार पर 2/3 बहुमत से महाभियोग संबंधी प्रस्ताव को संसद में पारित किया जाएगा। दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित किया जाएगा। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि पहले वाले सदन ने क्या किया? महाभियोग प्रस्ताव को पारित कर दिया। दूसरा वाला सदन पारित किए गए महाभियोग प्रस्ताव की जांच करता है। इस दौरान राष्ट्रपति या तो स्वयं उपस्थित होकर या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से, आमतौर पर उसका जो प्रतिनिधि यहां पर उपस्थित होता है वो उसका अधिवक्ता होता है, तो अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है। और यदि दूसरा वाला सदन भी अपने सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव को पारित कर देता है तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लागू हो जाता है, तत्काल प्रभाव से महाभियोग लागू हो जाता है। और ऐसे में राष्ट्रपति का पद तत्काल प्रभाव से रिक्त हो जाएगा। राष्ट्रपति को तत्काल त्यागपत्र देना होता है, उसके पद को तत्काल रिक्त घोषित कर दिया जाता है। और यहां पर फिर से समझना होगा कि यदि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लागू हो गया हो तो राष्ट्रपति का पद चूंकि यहां पर असमय रिक्त हो रहा है, तो इस संदर्भ में कार्यवाहक राष्ट्रपति के द्वारा इस रिक्ति को भरा जाएगा। यानी हमें समझना होगा फिर से कि यहां पर पद रिक्ति का क्या प्रभाव होगा। तो पिछली क्लास में भी आप लोगों ने समझा कि किसी कारणवश, चाहे राष्ट्रपति की मृत्यु हुई हो, राष्ट्रपति ने त्यागपत्र देकर पद मुक्ति प्राप्त कर ली हो, या महाभियोग के द्वारा उसके पद को रिक्त कर दिया गया हो, तो किसी भी कारणवश यदि राष्ट्रपति का पद असमय रिक्त हुआ हो तो इस असमय रिक्ति को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा भरा जाएगा। और कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वहन भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सपोज दैट जब राष्ट्रपति का पद असमय रिक्त हुआ, उस समय उपराष्ट्रपति उपस्थित नहीं हो, उसका पद ही रिक्त चल रहा हो, तो ऐसी अवस्था में जो 1969 का अधिनियम है, द प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट 1969, उसके प्रावधानों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वहन किया जाएगा। और यदि भारत का मुख्य न्यायाधीश का पद भी रिक्त चल रहा हो, वह उपस्थित नहीं हो, तो ऐसी अवस्था में सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश इस पद को भरेगा, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वहन करेगा। और कार्यवाहक राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो अधिकतम 6 माह तक बना रहता है। 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन का आयोजन किया जाएगा और नया राष्ट्रपति संपूर्ण कार्यकाल के लिए, यानी जो उसका ओरिजिनल कार्यकाल 5 वर्षीय प्रकार का है, उस संपूर्ण कार्यकाल के लिए पद स्थापित होता है। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया है महाभियोग की। महाभियोग के आधार पर पद रिक्ति का क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी इन तमाम पहलुओं से आप सब परिचित हुए हैं। तो एक श्रृंखला के आधार पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में, और अभी आपने अध्ययन किया कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग कैसे लागू होता है, महाभियोग की संपूर्ण प्रक्रिया क्या होती है, महाभियोग का प्रभाव क्या पड़ता है,
और असमय पद रिक्ति अगर महाभियोग के माध्यम से या किसी भी माध्यम से राष्ट्रपति के पद के संदर्भ में हुआ हो तो उसे कार्यवाहक राष्ट्रपति के द्वारा भरा जाता है। इन तमाम पहलुओं के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और आगे भी इस प्रकार हम लोग अध्ययन करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति का अधिकार क्या है, उसकी शक्तियां क्या हैं। तो अधिकार एवं शक्तियों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।